अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर इज योर टीचर सर मुस्तफा, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर फॉर स्टैट 408। स्टूडेंट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे बात चल रही है। एक सीरीज ऑफ वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उस सीरीज की ये लास्ट वीडियो होने जा रही है जिसमें हम एक लास्ट मेथड पढ़ेंगे। आपको टॉपिक मेरे पीछे नजर आ रहा होगा, तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड हम लोग अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। रिपीटेड मेजर डाटा इज अवर टुडेज टॉपिक। जैसा कि नाम से नजर आ रहा है आपको, रिपीटेड मेजर डाटा कि डाटा जो हमने मेजर किया है उसको रिपीट किया गया, यानी डाटा के ऊपर जो मेजरमेंट है वो रिपीटेड लगी हुई है, यानी एक ही डाटा को एक से ज़्यादा दफ़ा टेस्ट किया गया। और जहाँ पे जो हम अपने सिलेबस कंटेंट में पढ़ेंगे, हम सिर्फ डाटा को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो देखते हैं जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इंग्लिश में लिखी है, क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। डाटा इन विच सेम सब्जेक्ट इंडिविजुअल मेजर्ड मोर देन वंस इज कॉल्ड रिपीटेड मेजर डाटा एंड सिंपल एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड मेजर इज पेयर डाटा इन विच सेम सब्जेक्ट मेजर ट्वाइस। कि ऐसा डाटा जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर डाटा को एक से ज़्यादा मरतबा हम लोग यूज़ करें, मेजर करें डाटा को एक से ज़्यादा दफ़ा, तो हम उसे कह देते हैं जी अपना रिपीटेड मेजर डाटा। अदर नेम्स फॉर पेयर डाटा, डिपेंडेंट सैंपल्स और कोरिलेटेड सैंपल, ये इनके लिए नाम यूज़ होते हैं। टेस्ट फॉर कंपेयरिंग मीन्स ऑफ डिपेंडेंट सैंपल्स इज कॉल्ड पेयर टी टेस्ट। तो हम इसको सिंपली पेयर टी टेस्ट भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो हमने पहले किए हैं। पहले काम हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो 5 स्टेप किए हैं ना, वही 5 स्टेप हम लोग रिपीट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और साथ में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब रिपीटेड में ये डाटा आएगा, इसकी पहचान कैसे करनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टोटल डिफरेंट हो जाता है। इसमें जो स्टूडेंट टेस्ट स्टेटिस्टिक है उसको आपने याद रखना है, उसमें आने वाले एक एक पॉइंट को, यानी एक एक आने वाली टर्म को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। Within this video, I will also tell you how to keep the sequence in your mind। आपको कैसे पता चलेगा कि यार हमने किस तरह एक एक चीज़ को माइंड में रखना है, पहले क्या निकालना है, बाद में क्या निकालना है। और इसके अलावा मैं आपके लिए शॉर्ट रील्स भी बना दूंगा कि ताकि शॉर्ट रील से आप लोगों को ये पता चल सके, आप लोग ये जान सकें कि हमने सीक्वेंस में कैसे याद रखना है, ताकि पेपर वाले दिन पेपर में बैठे हुए एग्जामिनेशन सेंटर में हम सीक्वेंस भूले नहीं और हमारा क्वेश्चन 6/6 पे जाए। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं, रीड आउट करते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट को पढ़ना ही कमाल होता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने करना क्या है। मैं स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। अ न्यू ऑटोमेटेड प्रोसीजर फॉर डिटरमिनिंग ग्लूकोज इन सीरम विच इज मेथड ए। कहते हैं एक नया प्रोसीजर अडोप्ट किया गया। डिटरमिन क्या करना है, एक सीरम है उसमें ग्लूकोज की मिकदार देखनी है कि कितनी है, और इस चीज़ को हमने मेथड ए किया है। उस मेथड ए को हमने इज टू बी कंपेयर टू द एस्टेब्लिश मेथड बी। अब जो मेथड हमने अडोप्ट किया उस मेथड को, एक पहले से मेथड बी मौजूद है, उसके साथ कंपेयर करना है रिजल्ट्स को। और दोनों मेथड्स का काम यही है कि सीरम के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को निकालना। बोथ मेथड्स परफॉर्म्ड ऑन सीरम फ्रॉम द सेम 6 पेशेंट्स, और वो 6 पेशेंट सेम है जिनके ऊपर 2 टाइम ये यूज होगा, ट्वाइस। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट, और इससे क्या करेंगे, पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबिलिटी निकालेंगे, यानी कि पेशेंट टू पेशेंट क्या चेंज आ रही है, तमाम फैक्टर्स को वो लोग स्टडी करेंगे। डू द फॉलोइंग रिजल्ट कन्फर्म अ डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ 2 मेथड्स। हमने सिर्फ बताना है कि ये दो जो मेथड्स हैं, क्या इनके दरमियान कोई डिफरेंस आता है। डू द फॉलोइंग रिजल्ट कन्फर्म अ डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ 2 मेथड्स, कि 2 मेथड्स की जो रीडिंग हम ले रहे हैं इनमें कोई फर्क आता है या नहीं आता, हमने ये चीज़ बतानी है। अब ये चीज़ क्लियर है, मैंने आपको बताया था कि जब टेस्ट द सिग्निफिकेंस की बात आए कि यार ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कोई फ़र्क है या नहीं है, तो ऐसे केसेस में जब हम हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम रखते हैं नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी का साइन और अल्टरनेटिव में नॉट इक्वल टू का साइन। और हमें पता है कि जब बात आती है टॉलर की, लार्जर की, ग्रेटर की, इंक्रीज की, डिक्रीज की, सुपीरियर की, इन्फीरियर की, मोर देन की, नॉट मोर देन की, तो वहाँ पे हम इनइक्वालिटीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ऐसा नहीं है, सिर्फ टेस्ट द सिग्निफिकेंस करना है, टेस्ट द डिफरेंस करना है, तो हम इसमें जो हाइपोथेसिस बनाएंगे स्टूडेंट, हाइपोथेसिस में हम देखेंगे सिंपल, अगर फर्ज करें कि इनको नाम रख लेते हैं, जो न्यू ऑटोमेटेड है, ये μ1 एवरेज ग्लूकोज मेजर्ड बाय मेथड ए है, और दूसरा जो है μ2 एवरेज ग्लूकोज मेजर्ड बाय मेथड बी है। तो हाइपोथेसिस अगर इसका क्रिएट करते हैं तो बहुत आसान सा इसका हाइपोथेसिस बनेगा, नल भी और अल्टरनेटिव भी। अब आपको पता है अल्टरनेटिव में तो इक्वालिटी आ नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या आएगा, μ1 नॉट इक्वल टू μ2, और जब अगर नॉट इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, μ1 इक्वल टू μ2। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि मैं ये भी बताऊंगा कि आप ये कैसे पता चलेगा कि ये रिपीटेड मेजर डाटा का केस है, ये कौन सा केस है। वहाँ पे भी 2 पॉपुलेशन चल रही है, यहाँ पे भी 2 पॉपुलेशन है। ये चीज़ सेम 6 पेशेंट्स, सेम का वर्ड यूज़ होगा क्वेश्चन के अंदर कि वही जो मेथड 2 थे वो सेम पेशेंट्स पे, सेम सब्जेक्ट्स पे यूज़ किए गए हैं।
इसलिए ये वाला जो मेथड है ये रिपीटेड मेजर डाटा का क्वेश्चन है, ठीक है। हाइपोथेसिस होप्स हो कि आपको क्लियर होगा बाद में, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई डॉट ई μ1 माइनस μ2 माइनस का साइन इक्वल टू 0, और सिंपली इसको क्योंकि फार्मूला में एक टर्म यूज होती है म्यू डी, तो हमें इसको जो मीन और डिफरेंस ऑफ मीन है इसको हम क्या बोलते हैं म्यू डी विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारे पास रीडिंग है उन 6 पेशेंट्स की। मेथड ए से जो ग्लूकोज मिली है वो लिखी हुई है, मेथड बी से जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है वो लिखी हुई है आपके पास। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में इसका कंस्ट्रक्शन किया हाइपोथेसिस का, तो ये वही जो मैंने आपको करके दे दिया μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू μ d इक्वल टू 0 एंड अदर इज μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट टेस्टिंग के बाद हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो 5% है। उसके बाद लगता है टेस्ट स्टेटिस्टिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये जी हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट हो गया, न्यू चीज़ आ गई। डी बार, डी तो कहीं पे नज़र ही नहीं आया, इसका मतलब हमें डी चाहिए कहीं ना कहीं से। पहले डी निकलेगा तो डी बार निकलेगा, पहले हम डी निकालेंगे, डी के बाद स्टूडेंट डी बार निकालेंगे। जब हम डी बार निकाल लेंगे, म्यू डी हमें पहले से पता है, फिर हमें निकालना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, ये हम निकालेंगे। सीक्वेंस याद रखना है। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हम अपना टेस्ट स्टेटिस्टिक को यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट स्टेटिस्टिक की फाइनल वैल्यू हम लोग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को भूलना नहीं है, याद रखना है। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि यार डी हमें कैसे मिलेगा। डी के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं 2 मेथड से, एक को x1 का नाम हम लोग दे लेते हैं और एक को x2 का। डी निकालने के लिए स्टूडेंट सिंपली इनको हमने माइनस करना होता है, x1 माइनस x2, यानी 1044 माइनस 1028 विच इज इक्वल टू 16। ओके, डी हमारे पास आ गया। इन जी को जब सारे को सम करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ डी। हमने पहली चीज़ क्या निकालनी थी, डी। डी के बाद अगली चीज़ हमें चाहिए था डी का बार, डी का मीन। तो मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ डी बाई एन। जब हमारे पास ये सम ऑफ डी आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, इनके साथ यानी पेशेंट हमारे 6 हैं, उसके साथ उसको डिवाइड करें तो हमारे पास डी बार की वैल्यू भी आ जाएगी। डी आ गया, डी बार आ गया। इसके बाद था हमारे पास एस के डी। एस के डी निकालने के लिए वही जो फार्मूला हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ किया होता है, स्टूडेंट देखें वही फार्मूला यहाँ पे, कोई न्यू चीज़ तो नहीं है। तब एक्स में यूज़ होता था, अब डी की फॉर्म में आ रहा है, नथिंग इज डिफरेंट। तो इसमें हमें कॉलम चाहिए डी माइनस डी बार स्केयर का। तो स्टूडेंट इसके लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा डी माइनस डी बार का कॉलम। इसने डायरेक्ट किया है, डी माइनस डी बार का स्केयर है। आपको एक कॉलम और चाहिए था, यानी ये कॉलम एक्चुअली यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं इससे पहले, डी माइनस डी बार, यानी डी की जो वैल्यू है उसको डी बार में से माइनस करें, यानी 16 माइनस 60.27। तो ये माइनस में जो भी नंबर आपके पास आएगा वो आप लिखेंगे यहाँ पे, और फिर बाद में उनके स्केयर्स लिए गए हैं। ओके, तो स्केयर लेने के बाद स्टूडेंट ये इसका सम आया 301.33, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, और टोटल n-1 यानी 6-1 हमारे पास 5, तो आपके पास रिजल्ट आया है 60.27। ये किसका रिजल्ट आया, अभी सिर्फ एस के डी का। अब हमने सारी वैल्यूज पूरी कर ली हैं, एस के डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, डी बार की भी आ गई है, म्यू डी भी आ गई और एन भी हमें पता है। अब हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक से इसकी वैल्यू निकालनी है। ले प्यारे बच्चों, टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करते हुए वैल्यू क्या आई हमारे पास 4.62। तो डिसीजन रूल में हमने क्या करना था, क्योंकि इक्वलिटी वाला, तो इसमें टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, टी अल्फा बाई 2 n-1 से। तो वैल्यू देखते हैं टी टेबल। अब टी टेबल मैंने आपको कहा था कि वैल्यू आपको गिवन होगी, टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं टेबल के हवाले से, टेबल में वैल्यू कैसे देखते हैं, ठीक है। बल्कि ये टेबल आ गया, इधर बता भी देता हूँ। टेबल में वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारे पास कॉलम चल रहा होता है। तो इसमें देखें ये 5 कहाँ पे आ रहा है, ये 5 है, इधर से 5 वाली लाइन में हम चलते हैं और साथ में 0.025, तो ये आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.025। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 2.571, इधर से इस तरह से, ठीक है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको टेबल वैल्यू गिवन दूंगा, इस पर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली चीज़ें हैं, ये आप लोग अगर नहीं भी अभी सीखते या याद रखते, सिखाई तो ये मैंने कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। एक वीडियो में मैंने जो पहली वीडियो अपलोड की है टी टेस्ट वाली, उसमें आपके पास पड़ी हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली ये है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 वैल्यूज़ का मीन 50 है, सॉरी 5 वैल्यूज़ का मीन, यही बात कर लेते हैं, 5 वैल्यूज़ का मीन 50 है, तो इसका मतलब है कि 4 वैल्यूज़ फ्री हैं वेरी करने के लिए। मैंने ये बोला कि 5 वैल्यूज़ हैं, उनका जो मीन है 50 है। मीन 50 कब निकलेगा 5 वैल्यू का, ये दोस्त भी बहुत तंग करता है।
दोस्त है तो फिर दोस्तों की माननी पड़ती है। ये तब निकलेगा जब मेरे पास सम ऑफ एक्स कितना होगा, 250 होगा। 5 वैल्यूज़ है ना, 250 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास मीन बनता है ना 250/5 n, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आएगा 50। तो अब 4 वैल्यूज़ मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूँ। 4 वैल्यूज़ मैंने फ़र्ज़ की कि मैंने पहली वैल्यू रखी 70, थर्ड वैल्यू मैंने रखी अपनी मर्जी से 30, फिर मैंने 60, फिर मैंने स्टूडेंट फिर 60 ले ली। अब पांचवी वैल्यू मैं अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। ये मिलके कितना हुआ 100, 220 हो गया। अब मुझे जो आखिरी वैल्यू वो क्या रखनी पड़ेगी, वो रखनी पड़ेगी कि ऐड होके क्या बने, 250 बने, 220 प्लस 30 विच विल बी इक्वल टू 250। तो ये फ्रीडम थी, 4 वैल्यूज़ की मेरे पास फ्रीडम थी कि मैं इनको फ्री था कि मैं इनको वेरी कर सकता था, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होती है, DF का फार्मूला होता है n-1। हर सवाल में ऐसे नहीं होता, तो यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करता है। मैं एक और क्वेश्चन में आपको PDF दिखाता हूँ, तो वहाँ पे देखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए चेंज होगा जब आपके पास ज़्यादा वैल्यूज आती हैं, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आती हैं और डिफरेंट आपके पास डाटा चल रहा होता है, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी फार्मूला चेंज हो जाते हैं। क्योंकि आपका ये कोर्स है माइनर कंपल्सरी, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे सीखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा फोकस है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे और टी टेबल की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो स्टूडेंट ये हमने फिर यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन है 2, ये से जो टेबल की वैल्यू थी 2.571 थी। सो रिजेक्ट एच नोट एंड कंक्लूड दैट मेजरमेंट फ्रॉम 2 मेथड्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो जब हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट करें, और वो ये कहता था कि इनके अंदर डिफरेंस है, नॉट इक्वल टू का मतलब यही था। तो एक और फाइल है इन्फ्रेंस वाली, उसमें देख लेते हैं। उसमें भी एक आपके पास होगा जी इन्फ्रेंस वाली, इसमें भी एक क्वेश्चन आपके पास होगा, इसको मैं देख लेता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ पे रिपीटेड डाटा आएगा आपके पास श्योरली। काफ़ी दूर जाना पड़ेगा लगता। हाँ जी ये आ गया। ये बड़ी मज़े की एग्जांपल है ये भी। एन एक्सपेरिमेंट was performed with 7 hope plants, 1 half of each plant was pollinated and the other half was not pollinated. या yield of seed of each hope plant is given below, ये दिया गया है, ठीक है। आपके पास प्लांट नंबर, ये देखो सेम प्लांट्स हैं, इनको 2 मेथड से ट्रीट किया गया, एक पॉलिनेटेड और एक नॉट पॉलिनेटेड। तो फिर आपके पास वही सारा डी वाला लगा हुआ है फार्मूला, ठीक है, टी टेस्ट लगा हुआ है। इसमें आपने खुद देखना, बहुत ईजी है ये पॉलिनेटेड और नॉन पॉलिनेटेड वाला। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाने ये लाया था कि एक एग्जांपल थी, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ये देखें, ये निकाली गई इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये चीज़ों से मैंने आपको थोड़ा सा इजी कर दिया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से मैंने आपको ये कहा कि ये वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, टी वैल्यू की, टी बी और जी वैल्यू भी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपने फोकस नहीं ज़्यादा करना, आपका जो फोकस है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे है, विच इज़ ओवर मेन कंटेंट इन स्टैट 408। तो उसमें होप्स हो कि इसमें कोई ऐसी और चीज़ नहीं है जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आपको गाइड की जा सके। इसके अलावा अगर आपकी तरफ से कोई मुझे क्वेश्चन मिलता है या मुझे इनबॉक्स करते हैं कि सर इस क्वेश्चन के लिए हमें कोई वीडियो बना दें, या हमें हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता, या हमसे डिसीजन रूल नहीं समझा जा रहा, या हमसे ये नहीं समझ आ रही कि कब एच नोट को रिजेक्ट करना है, कब एच नोट को रिजेक्ट नहीं करना, कब एक्सेप्ट करना है, कहीं पे हमारी समझ डेवलप नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह ताला आई विल मेक वीडियो ऑन योर डिजायर्ड टॉपिक 2। होप्स हो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।